process to helping a person who suffer through any illness or disease. अब कोई भी पर्सन रिहैबिलिटेशन प्रोसेस का हिस्सा हो सकता है जो कि किसी भी इलनेस या डिजीज से सफ़र कर रहा हो। इसको क्यों पढ़ रहे हैं कि क्या वजह है इसकी और आगे फर्दर लेक्चर्स में इसकी क्या हेल्पिंग होगी, आप इसको जिस तरह से डिटेल करेंगे आपको अच्छे से समझ आता जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स के अंदर इसके इंट्रोडक्शन टू रिहैबिलिटेशन, प्रिंसिपल्स हैं इसके, टाइप्स ऑफ रिहैबिलिटेशन, बेनिफिट्स और रिहैबिलिटेशन टीम क्या होती है। ओके, जब आप इसको पूरा करेंगे तो इसका वैल्यू ऑब्जेक्टिव आपका बनेगा कि कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड करेंगे रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस क्या होता है और पेशेंट किस तरह से इनरोल होते हैं इसके अंदर। उसके अलावा डिस्कशन आप बाद में कर सकते हैं कि रिहैबिलिटेशन क्या है, उसके प्रिंसिपल्स, बेनिफिट्स, टाइप्स, रिहैबिलिटेशन प्रोसेस को आप अच्छे से समझ सकते हैं और उसके अलावा डीलिंग विद पेशेंट्स किस तरह से होती है वो आप इस चीज़ को अच्छे से दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जैक्ट रिहैबिलिटेशन की डेफिनेशन जो कि हमारा WHO देता है। वो क्या कहते हैं, दे सेड दैट रिहैबिलिटेशन और रिहैब इज द कंबाइंड और कोऑर्डिनेटेड use of the medical, social, educational and vocational measures for training and retraining the individual to the highest possible level of functional ability. कोई भी ऐसा शख्स जो किसी भी वजह से किसी डिसेबिलिटी या किसी भी प्रॉब्लम का या किसी डिजीज़ का या किसी इलनेस का शिकार होता है तो उसको उन सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर दोबारा रीट्रेन करना या ट्रेन करना जहाँ पे उसके मेडिकल, सोशल, एजुकेशनल, वोकेशनल मेजर्स आ जाते हैं ताकि वो दोबारा इस सोसाइटी के अंदर सर्वाइव करने के काबिल हो सकते और उसकी वो सारी हाईएस्ट पॉसिबल लेवल जो कि फंक्शन उसके अंदर रिस्टोर हैं उनको सेफ रखना, उनके ऊपर उसके काम करना और उसको मजीद आगे बढ़ाना। अब रिहैबिलिटेशन जो प्रोसेस है ना वो सिर्फ हम उन लोगों पे काम नहीं करते हैं जो किसी वजह से किसी ट्रॉमा का शिकार हो जाते हैं, किसी प्रॉब्लम को लेकर हम उन पे भी काम करते हैं जो congenital डिफॉर्मिटीज के साथ आते हैं। तो रिहैबिलिटेशन इज सेट ऑफ इंटरवेंशन नीडेड व्हेन अ पर्सन इज एक्सपीरियंस और इज लाइकली टू एक्सपीरियंस लिमिटेशन इन एवरीडे फंक्शनिंग ड्यू टू एजिंग और अ हेल्थ कंडीशन इंक्लूडिंग क्रॉनिक डिजीज, डिसऑर्डर, इंजरीज और ट्रामा। ठीक है, किसी भी वजह से आपकी एजिंग प्रोसेस की वजह से कोई आपकी हेल्थ कंडीशन जो है वो असरअंदाज हो रही है, कोई क्रॉनिक डिजीज है, कोई डिसऑर्डर्स है, इंजरी है, ट्रॉमा है, वो सारी चीज़ें आपकी जो इंटरवेंशन रिहैबिलिटेशन प्रोसेस देगा वहाँ पे हम लोग काम कर रहे होते हैं। Examples of limitation in functioning are difficulties in thinking, seeing, hearing, communicating, moving around, having relationship और keeping a job। मतलब आपकी कहीं भी किसी भी पर्सपेक्टिव पे जो है वो आपको लिमिटेशन फील हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ये कहते हैं डिफिकल्टीज इन थिंकिंग, कोई भी आपकी सोचने समझने की सलाहियत मुतासिर हो रही है, आपकी देखने की सलाहियत मुतासिर हो रही है, आपकी सुनने की सलाहियत मुतासिर हो रही है, आपस में लोगों के साथ कम्युनिकेट करने की, मूविंग अराउंड अपने घर में या दूसरी जगहों पर जो है वो सफ़र करने या कोई भी काम करने में आपको प्रॉब्लम है, उसके अलावा रिलेशनशिप मेंटेन्स रखने में कोई प्रॉब्लम है या आपकी अपनी जॉब के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम सफ़र हो रही है, तो वो सारा काम आपकी रिहैबिलिटेशन टीम है जो आपको उन सारी मुश्किलात से बाहर निकाल रही होती है। ओके, मैंने इसके अंदर बहुत सारी पिक्चर्स इसलिए डाली हैं ताकि आप लोग को थोड़ी नो हो कि रिहैबिलिटेशन जो है वहाँ कहाँ किस तरह से काम कर रहा होता है। रिहैबिलिटेशन इज अ हाईली पर्सन सेंटर्ड हेल्थ स्ट्रेटजी दैट मे बी डिलीवर्ड आइदर थ्रू स्पेशलाइज्ड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम। पर्सन सेंटर्ड हेल्थ स्ट्रेटजी इसलिए क्योंकि एवरी पेशेंट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर पेशेंट। तो अगर हम हर पेशेंट को स्पेशलाइज रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के साथ अटैच करते हैं तो हमें हमेशा हाईली पर्सन सेंटर्ड होना पड़ेगा कि पेशेंट किस तरह का, उसको किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं और उसके हिसाब से उसका रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम किस तरह का हम जो है वो अरेंज करेंगे। ठीक, प्रिंसिपल्स के अंदर आपके क्या आ जाते हैं कि सबसे पहली चीज़ कि जिस वक्त आपका पेशेंट फर्स्टली कांटेक्ट में आता है उसी वक्त से उसका रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम भी स्टार्ट हो जाता है। इंक्रीजिंग इंडिपेंडेंस वुड बी द फर्स्ट स्टेप इन रिहैबिलिटेशन प्रोसेस। हमें सबसे ज़्यादा कोशिश ये करनी है कि हम अपने पेशेंट को सबसे ज़्यादा उसकी इंडिपेंडेंस लेवल के ऊपर लेके जाएं जो कि रिहैबिलिटेशन का फर्स्ट प्रोसेस है। उसके अलावा प्राइमरी फोकस हमारा कहाँ होगा कि इम्प्रूवमेंट ऑफ कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज ऑफ पेशेंट विद साइकेट्रिक प्रॉब्लम। अगर कि हमारा पेशेंट किसी भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स का शिकार हो रहा है तो उसकी कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करना और उसकी कॉम्पिटेंसीज जो है उनको सेव रखना, ये सारा काम हमारी जो है ना एक रिहैबिलिटेशन टीम का ही वर्क होता है। मैक्सिमम यूज मस्ट बी मेड ऑफ रेजिजुअल कैपेसिटीज, उसके साथ साथ जो उसकी रेजिजुअल कैपेसिटीज हैं उसको मैक्सिमली वर्कआउट कराना, मैक्सिमली उनका यूज कराना उस पेशेंट को, वो चीज़ हमें सारी रिहैबिलिटेशन टीम जो है वो आपके ऊपर काम कर रही होती है। पेशेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेंट इज वेरी एसेंशियल। पेशेंट की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक पेशेंट की पार्टिसिपेशन नहीं होगी हम जो है वो रिहैबिलिटेशन का जो वर्क है ना, यानी जो कहना चाहिए एक फ़ायदा उठाने वाली जो चीज़ें
बेनिफिट्स इतने अच्छे हम नहीं ले सकेंगे। स्किल डेवलपमेंट, थेरेपेटिक एनवायरनमेंट एंड फंडामेंटल इंटरवेंशंस फॉर अ सक्सेसफुल रिहैबिलिटेशन प्रोसेस। जब तक स्किल डेवलपमेंट आपके रिहैबिलिटेशन टीम की बहुत अच्छी नहीं होगी, थेरेपेटिक एनवायरनमेंट पेशेंट को नहीं नजर आएगा, वहाँ पे जो फंडामेंटल इंटरवेंशन जो चीज़ें करनी ज़रूरी है वो नहीं होगी, तो एक सक्सेसफुल रिहैबिलिटेशन प्रोसेस नहीं हो सकता। एवरी पेशेंट हैज राइट टू द रिहैबिलिटेशन सर्विस। हर पेशेंट का राइट है कि उसको रिहैबिलिटेशन सर्विसेज के साथ अटैच कराया जाए। ये एक छोटा सा रिहैबिलिटेशन सेंटर आप देख रहे हैं जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के वर्क्स चल रहे हैं। उसके अलावा अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसकी एबिलिटी ऑफ स्वेलिंग या अपर लिम्ब की जो रिटेन या रिगेन कोऑर्डिनेशन या डेक्स्ट्रियस के जो वर्किंग है वो या मूवमेंट किसी वजह से जो है वो अब मुतासिर हो रही है, लाइक फॉर सपोज स्ट्रोक का पेशेंट है, तो वो सारी चीज़ें उसकी परफेक्शन के ऊपर लेके आना रिहैबिलिटेशन टीम का वर्क है। अब एबिलिटी ऑफ स्वेलिंग और अपर लिम्ब की डेक्स्ट्रिटी इट्स अ डिफरेंट डोमेन ना, लेकिन इन दोनों चीज़ों पे आपकी रिहैबिलिटेशन टीम जो है वो पूरी काम करती है और अलग अलग जगहों पर जो है वो उसको फायदा दे रही होती है या इसकी इम्प्रूवमेंट में काम कर रही होती है। इंटरवेंशन दैट इम्प्रूव सेफ्टी and independence at home and reduce the risk of falls for an older person such as balance training or modifying their home environment। ठीक है, अब वो सारे काम इम्प्रूवमेंट सेफ्टी का देना आपके उस इंडिविजुअल को जो कि एक ओल्डर पर्सन है, ताकि उसका रिड्यूस कर सके हम रिस्क ऑफ फॉल, उसकी बैलेंस के ऊपर ट्रेनिंग करा सके और उसकी होम की जो इन्वायरमेंट है उसकी मॉडिफिकेशन इस तरह से की जाए कि वो आराम से उस जगह पे सर्वाइव कर सके और मूविंग आउट कर सके, अपने आप को वहाँ पे सेफ तस्वर कर सके। ये सारा काम भी आपके रिहैबिलिटेशन टीम करती है। उसके अलावा अर्ली इंटरवेंशन टू एड्रेस डेवलपमेंट आउटकम ऑफ अ चाइल्ड विद सेरेब्रल पाल्सी such as fitting and orthosis, providing training in sensory integration, self-care, which in turn can improve participation in education, play, and family and community activities। अभी हमने बात करी थी कि हम सिर्फ इलनेस या डिसऑर्डर या कोई डिजीज किसी ट्रॉमा की वजह से हो जाता है उसके ऊपर रिहैबिलिटेशन का काम नहीं होता है, बल्कि उसके साथ साथ कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम्स के साथ भी हमारे जो रिहैबिलिटेशन टीम है वो वर्कआउट करती है। इसी के अंदर हमारा आ जाता है सेरेब्रल पाल्सी, जो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर है। पेशेंट या जो हमारे चिल्ड्रंस होते हैं वो सेरेब्रल पाल्सी के साथ जो है बर्थ उनकी होती है, तो उनके ऊपर भी वर्कआउट करना और उनके साथ कौन से ऑर्थोसिस उनको अटैच कराने होंगे, उनकी किस तरह से हमें ट्रेनिंग करनी है कि वो किस तरह से सेंस इंटीग्रेशन की तरफ जाएं, अपनी सीन्स को किस तरह से यूज करें, अपनी सेल्फ केयर किस तरह से करें और किस तरह से वो एक्टिवली पार्टिसिपेशन अपनी दिखाएं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर, जिसके अंदर कम्युनिटी की एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, उनकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, उनकी प्लेइंग एक्टिविटीज़ आ जाती हैं और फैमिली के साथ उनका इंटरेक्शन है। ये सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट आपकी रिहैबिलिटेशन टीम के मेंबर्स करवा रहे होते हैं। इस तरह से देखिए जिस तरह से आपके बच्चों की एक पूरी इन्वायरमेंट बनाई जाती है ताकि वो वहाँ पे बहुत अच्छे से वर्किंग कर सकें, सीख सकें। Intervention that optimize surgical outcomes after a hip fracture, including exercise, prescription, provision of a walking aid, and education about hip movement to avoid during the recovery process। ठीक है, अब हमने बात करी कि इतनी सारे कोई डिसीज है, कोई इलनेस है, कोई कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर है, इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि अगर कोई सर्जिकल आउटकम्स का पेशेंट है तो वो भी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के साथ अटैच होता है। जो अभी आपके क्लासमेट ने क्वेश्चन किया था कि मैम क्या ऑर्थोपेडिक्स या और रिहैबिलिटेशन इज द सेम थिंग, ये सेम थिंग नहीं है, बल्कि मैंने आपसे कहा था कि ऑर्थोपेडिक्स के अंदर जो भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं उनको भी हम रिहैबिलिटेशन के जरिए जो है वो कवर करते हैं। तो इस तरह से अगर कोई हिप फ्रैक्चर हुआ है और उस हिप फ्रैक्चर की कोई सर्जरी हुई है या कंजर्वेटिवली उसको ट्रीट करने की कोशिश की गई है, तो उन सब के बाद भी आपकी जो पेशेंट है उसको रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के साथ अटैच करना पड़ता है ताकि वहाँ पे किस किस्म की वॉकिंग एड्स की ज़रूरत है वो उसको प्रोवाइड कराए जाए, उसको एजुकेट किया जाए उनके बारे में, और उसके साथ साथ उसकी जो रिकवरी प्रोसेस है उसके अंदर हिप की मूवमेंट्स कौन सी करनी चाहिए कौन सी नहीं करनी चाहिए उनके बारे में सही तौर से गाइडलाइन दे सके। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एक पार्ट है हमारी रिहैबिलिटेशन का। उसके अंदर क्या होता है कि ये एक्सरसाइज कराते हैं इंडिविजुअल को डिप्रेशन से निकालने के लिए। ठीक, ये देखिए आपकी थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स पे काम करता है। इंटरवेंशंस दैट सपोर्ट डेली एक्टिविटीज एंड कम्युनिटी एक्सेस फॉर individual with vision loss, such as providing strategies to complete personal care tasks and training in the use of a white cane। अगर कोई पेशेंट आपका ऐसा है जो कि ब्लाइंड है, ठीक है, या फिर किसी ट्रॉमा की वजह से वो ब्लाइंड हो जाता है, तो उसको भी किस तरह से असेस करना है, किस तरह से उसके साथ स्ट्रैटेजीज बनाना है, किस तरह से उसको अपनी पर्सनल केयर सिखाना है और उसको व्हाइट केन का यूज़ किस तरह से सिखाना है, ये सारी चीज़ें भी आपकी रिहैबिलिटेशन टीम के जो पर्सन्स होते हैं टीम उनका
वर्क होता है। अब हम टाइप्स ऑफ रिहैबिलिटेशन देखते हैं कि कितनी तरह की रिहैबिलिटेशन है जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है या जिन पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिकल रिहैबिलिटेशन की। द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग अ पर्सन हु हैज सफर्ड एन इलनेस और इंजरी रिस्टोर्ड लॉस्ट स्किल्स एंड सो रिगेन्ड मैक्सिमम सेल्फ सफिशिएंसी, ठीक है। किसी भी पर्सन को जो कि किसी भी इलनेस या इंजरी की वजह से सफ़र कर रहा है, उसको रिस्टोर करना उसके लॉस्ट स्किल्स के लिए और उसको रीगेन कराना मैक्सिमम सेल्फ सफिशिएंसी के लिए, ठीक है। ये सारे काम जो है वो एक मेडिकल रिहैबिलिटेशन टीम का पार्ट होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सोशल रिहैबिलिटेशन की, जहाँ पे हम बात करते हैं कि सोशली हम पेशेंट को किस तरह से जो है वो रिहैबिलिटेट करते हैं। उसके अंदर सारी वो चीज़ें आ जाती हैं जिसके अंदर हम रिस्टोरेशन कराते हैं उसकी फैमिली और सोशल रिलेशनशिप्स के साथ, कि उसको किस तरह से उसकी फैमिली के अंदर जो है वो प्लेस किया जाए या उसकी जगह बनाई जाए, या उसको ये ऐसा फील ना हो कि वो रिप्लेस कर दिया है अपनी फैमिली से या सोशल रिलेशनशिप से। तो वहाँ पे उसकी जो है वो समझाना, उसको सिखाना और उसकी फैमिली में उसकी जगह बनाना। देखिए किस तरह से उसको डिफरेंट काम सिखाए जाते हैं कि वो फैमिली का ही पार्ट है, वो फैमिली से अलग नहीं है। उसके अलावा एजुकेशनल रिहैबिलिटेशन की बात आ जाती है, जैसे हमने अभी बात करी थी कि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो ब्लाइंड हो जाते हैं किसी वजह से, तो फिर हमारे पास एक एजुकेशनल फैसिलिटीज़ के अंदर होता है ब्रेल फॉर द ब्लाइंड्स। ये ब्लाइंड्स की जो है वो स्टडीज़ और ये एजुकेशन का हिस्सा होता है कि उनको किस तरह से सिखाया जाता है और समझाया जाता है। इसी तरह से साइनिंग लैंग्वेजेस फॉर द डम एंड डेफ, और इसी तरह से एजुकेशनल रिहैबिलिटेशन हमारे बहुत सारे क्रिमिनल्स को भी दी जाती है इन जेल्स के अंदर, जहाँ पे उनको अच्छाई के लिए सिखाया जाता है और इसके अलावा उनकी फर्दर स्टडीज़ के लिए भी उनको एजुकेट किया जाता है और उनको उन क्राइम से निकालने के लिए किया जाता है। देखिए जिस तरह से ब्रेल सिस्टम के अंदर आप देख सकते हैं बच्चों को पढ़ना किस तरह से सिखाया जाता है, डिफरेंट इसके मेथड्स होते हैं और उनके ज़रिए उनको एजुकेट किया जाता है। इसी तरह से साइनिंग जो हमारी एजुकेशन होती है कि किस तरह से डम एंड डेफ बच्चों को जो डिफरेंट साइंस के ज़रिए उनको जो है एजुकेट किया जाता है। इसी तरह से ये एक जेल का वो है जहाँ पे प्रिजनर्स को जो है वो एजुकेट किया जा रहा है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन होती है, जहाँ पे रिस्टोरेशन होती है पर्सनल डिग्निटी, कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एडल्ट लाइफ, ठीक है। अब अगर पेशेंट किसी भी वजह से साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब है तो हर हालत में सबसे पहले वो अपना कॉन्फिडेंस लूज करता है। तो इन सारी चीज़ों की रिस्टोरेशन कराना, किस तरह से उसको अपनी लाइफ के अंदर अटैचमेंट करना है, अपना जो पीरियड ऑफ ग्रोथ है उसकी डेवलपमेंट किस तरह होगी और एडल्ट लाइफ तक वो कैसे पहुंचेगा, तो चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, उसको साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेट करना। उसके अलावा हम कहते हैं उसकी जो हाईएस्ट लेवल ऑफ फंक्शनिंग है उसकी तरफ उसको रिटर्न करना। अगर कोई इंडिविजुअल बीच में किसी साइकोलॉजिकल इशू का शिकार हो रहा है तो उसको रिहैबिलिटेट करना, ये सारी चीज़ें भी आपके साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन का हिस्सा है, जहाँ पे हम पेशेंट को बहुत अच्छे से रिहैबिलिटेट कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिजिकल रिहैबिलिटेशन इज फॉर दोज पीपल हुज लाइफस्टाइल हैज चेंज आफ्टर दे हैव गॉन थ्रू अ सीरियस इलनेस, सर्जरी, एक्सीडेंट्स और इलनेस। किसी भी वजह से अगर आप फिजिकली अपना लाइफस्टाइल चेंज कर जाते हैं या आपके ऊपर कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है जिसकी वजह से आप फिजिकली डिसेबल हो रहे हैं या फिजिकली आप जो है किसी इम्पेयरमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी फिजिकल रिहैबिलिटेशन जो है वो वर्किंग करती है। फिजिकल रिहैबिलिटेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो हम डिफरेंट उसके अंदर देखते रहते हैं। ये देखिए डिफरेंट तरीकों से रिहैबिलिटेशन के फिजिकल मैथड सिखाए जाते हैं जिसके अंदर आपके कोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग, उसके अलावा स्ट्रेचिंग आपके मसल्स की, वो सारी काम कराए जाते हैं। हियर द थेरेपिस्ट इंट्रोड्यूस प्रोग्राम्स टू इम्प्रूव द मोबिलिटी एंड फंक्शन ऑफ द इंटीरियर पार्ट बॉडी पार्ट ऑफ द पेशेंट, ठीक है। हम क्या करते हैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं कोई ऐसा प्रोग्राम जो कि उस पेशेंट की मोबिलिटी और फंक्शन के लिए बेस्ट हो, जो भी उसका इंजर्ड पार्ट है उसके ऊपर सही से उसको काम आ सके, ठीक है। प्रॉपर एक्सरसाइज प्रोग्राम इज डिजाइन टू इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ इन फिजिकल बॉडी, ठीक है। अब हम बेस्ट प्रोग्राम डिजाइन करते हैं जो कि हमारे पेशेंट के लिए बेनिफिशियल हो और वो उससे फायदा उठा सके, ठीक। ये देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज और मेथड्स हैं जहाँ पे हम फिजिकल थेरेपी को यूज़ करते हैं, डिफरेंट तरीकों से मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल रिहैबिलिटेशन थेरेपी की। ओटी जो है वो बेसिकली कहाँ काम करते हैं, ओटी विल फोकस वेरी स्पेसिफिकली ऑन द नीड ऑफ द पेशेंट टू बी एबल टू वर्क एज वेल एज डेली लिविंग टास्क सच एज ग्रूमिंग एंड हाउस होल्ड केयर।
If a patient had a weakness in the fingers, for example, an OT will evaluate the ways in which this patient need to use those fingers in their daily life and work and will help them to adapt. क्या करते हैं ओटी कि आपकी डेली लिविंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मुतासिर हो रही हैं और उसको हम किस तरह से ग्रूम कर सकते हैं और हाउस होल्ड केयर के अंदर हम उसको किस तरह से मूव आउट करा सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ उसकी अगर फॉर सपोज वीकनेस हो रही है किसी एक फिंगर के अंदर, तो उस फिंगर से हटके उसकी सारी एक्टिविटीज़ को बाकी फिंगर्स के साथ हम किस तरह से बहुत बेस्ट तरीके से उसकी डेली लाइफ के अंदर अटैच करा सकते हैं और उसको एडेप्टेशन देते हैं कि वो उस फिंगर के साथ साथ दूसरी फिंगर्स को भी बाकायदा यूज करके उस काम को सरअंजाम दे सके। सारे काम आपके ओटी जो रिहैबिलिटेशन होते हैं वो करवाते हैं। देखिए आप डिफरेंट मॉडिफिकेशन देख रहे होंगे कि वो लोग किस तरह से काम करते हैं, छोटी छोटी आपकी डेली लिविंग एक्टिविटीज को किस तरह से आपके पेशेंट्स को सिखाते हैं, चाहे वो कोई एडल्ट हो, चाहे कोई वो ओल्ड एज पीपल हो, चाहे वो कोई बच्चा हो, ठीक। OT might prescribe adaptation to the patient's home or work environment such as handrails, modified shower, lower counters. OT ही प्रिस्क्राइब करता है एडेप्टेशन जो कि लेना हो उसके घर में और उसके वर्क एनवायरनमेंट में, ताकि वो अपनी हर पॉसिबल वर्किंग को अपनी रेंज तक लेके उसके ऊपर काम कर सके, ठीक। इसके साथ साथ टिपिकल इनपेशेंट फैसिलिटीज, अगर उस पेशेंट के घर के अंदर किचन में, बाथरूम में या कोई और वर्क एनवायरनमेंट में कहीं पे कोई और चीज़ की नीड है तो उस चीज़ को भी ऐड कराना ताकि वो पेशेंट अपने काम को इंडिविजुअली भी परफॉर्म करा सके, ठीक। ये देखिए ये भी आपके शॉर्ट मसल्स की वर्किंग के लिए एक ओटी काम कर रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं स्पीच और स्वैलो रिहैब की। स्पीच और स्वैलो रिहैब जो होता है ना, उसके अंदर आप बात कर सकते हैं कि कहाँ पे, जहाँ पे हमारे माउथ और थ्रोट के मसल्स के अंदर जो है वो वीकनेस आ रही हो, ठीक है। ये क्या करता है, इफ देयर इज अ वीकनेस ऑफ डेफिसिट विद द माउथ और थ्रोट, इट कैन मैनिफेस्ट itself as a lack of clear speech or a slow or weakened swallowing, ठीक है। स्पीच थेरेपिस्ट स्पेशलाइज इन दीज ओरल डेफिसिट एंड प्रोवाइड एक्सरसाइज दैट विल स्ट्रेंथन द स्पेसिफिक मसल दैट आर स्लो और वीक। अब जो आपका स्पीच थेरेपिस्ट होता है ना, एक तो वो उसको जो है वो सॉर्ट आउट करता है या असेस करता है कि कौन से मसल्स के अंदर वीकनेस है, ठीक है, और उसका जो पूरा स्पीच और स्वॉलिंग का वीकनेस वाला जो प्रोसेस हो रहा है उसके ऊपर काम करता है। उसके अलावा क्या करता है, वो ओरल डेफिसिट्स के हैं उनके ऊपर एक्सरसाइज प्रोवाइड करते हैं और उन मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं। अब वो किस तरह से करता है, ये देखिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं उनके करने के। कुछ एक्सरसाइजेज होते हैं जो वो थ्रोट के ऊपर करते हैं। उसके अलावा डिफरेंट मोडालिटीज हैं जो वो यूज करते हैं उनके मसल्स की पावर को इंक्रीज करने के लिए। उसके अलावा स्पीच एंड swallowing is amazingly complex activity that requires a great deal of coordination in all of these oral muscles, ठीक है। अब जब बहुत सारे ओरल मसल्स हैं और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, तो वो उसके लिए क्या करते हैं, एक और उनका कॉम्बिनेशन मेथड होता है जिसके अंदर वो इमेजिंग डायग्नोस्टिक करते हैं ताकि मूविंग एक्सरे करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि कौन से मसल्स के ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और फिर उनको कंडीशंस को वो ट्रीट करते हैं उसको असिस्ट करने के बाद, ठीक। ये भी स्पीच थेरेपिस्ट के मेथड्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कॉग्निटिव रिहैबिलिटेशन थेरेपी की। कॉग्निटिव रिहैबिलिटेशन इज अ प्रोग्राम टू हेल्प ब्रेन इंजर्ड or otherwise cognitively impaired individuals to restore normal functioning or to compensate for cognitive deficits। क्या होता है कि cognitive rehabilitation के अंदर जितने भी आपके cognitive deficits आ रहे होते हैं उनको जो है वो रिस्टोर नॉर्मल की तरफ लेके जाना और उनको मजीद किसी और प्रॉब्लम से बचाना, या ये कि वो उसी कंडीशन के अंदर अटैच हो जाए, इन चीज़ों से रोकना है। इट इन्वॉल्व्स रीलर्निंग और इम्प्रूविंग स्किल्स सच एज thinking, learning, memory, planning, a decision making that may have been lost or affected by brain injury। किसी भी वजह से आपकी कोई ब्रेन इंजरी हुई है, उसकी वजह से आपका जो पूरा स्किल्स मेथड है वो जो है वो डैमेज हुआ है या कि लॉस हुआ है, तो वो सारी चीज़ें जो आपकी रीलर्निंग करानी है और इम्प्रूविंग करनी है, उसमें थिंकिंग, आपकी लर्निंग का प्रोसेस, आपका मेमोरी का प्रोसेस है, प्लानिंग है, डिसीजन मेकिंग है, इन सब चीज़ों को दोबारा रिस्टोर कराना पेशेंट के अंदर आपके कॉग्निटिव थेरेपिस्ट का काम होता है, ठीक है। अब ये डिफरेंट मेथड्स पे काम करते हैं जिसके अंदर वो बहुत सारे स्किल्स होती हैं इनकी, उनके ज़रिए पेशेंट्स को कॉग्निटिवली जो है वो अटैच करके उनको इम्प्रूव कराना। उसके अलावा कंप्यूटर असिस्टिव टाइप ऑफ कॉग्निटिव रिहैबिलिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है, जिसके अंदर जो है वो पेशेंट जो बहुत सारे हैं जिनकी रेमेडिएशन है उनकी ट्रीट करने, जिसमें शिज़ोफ्रेनिया या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ADHD जो कॉमनली इसको कहते हैं, या कि कोई मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इन सबको हम कंप्यूटर असिस्टिव टाइप के साथ भी कॉग्निटिव थेरेपिस्ट जो है वो
वर्कआउट कराते हैं, ठीक है। अब कॉग्निटिव रिहैबिलिटेशन में डायरेक्ट आप जो है वो कंप्यूटर असिस्टेड दूसरे काम करा रहे होते हैं। उसके अलावा ये कहते हैं कि यूज़ ऑफ पेंसिल और पेपर के साथ भी आप काम कराते हैं, ताकि कुछ टारगेटेड वो करके उनकी कॉग्निटिव स्किल्स को जो है वो इम्प्रूव किया जाए। इस तरह से कोई भी चीज़ उसको दे दी जाती है, उसके ऊपर वो जो है वो भले से उसके ऊपर इसको ड्रॉ करें, इसको खुद बनाएं या इसके ऊपर जो स्केचिंग करें, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। वोकेशनल थेरेपिस्ट जो होते हैं आपके वोकेशनल रिहैबिलिटेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं। वोकेशनल रिहैबिलिटेशन इज अ पार्ट ऑफ कंटिन्यूअस एंड कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस ऑफ रिहैबिलिटेशन व्हिच इन्वॉल्व्स द प्रोविजन ऑफ दोज वोकेशनल सर्विसेज डिजाइंड to enable a disabled person to secure and retain suitable employment। होता क्या है, अगर आपका कोई भी पेशेंट किसी भी डिसेबिलिटी का शिकार होता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि वो अपनी जो प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट कर रहा होता है, मे बी वो उसके लिए सूटेबल फिर ना रहे, तो उसके लिए कोई ऐसी एम्प्लॉयमेंट सोचना और उसके ऊपर उसको सिखाना और उसको अमल कराना जिसके अंदर वो सूटेबली अटैच हो सके और उसके ऊपर वो अपनी वर्किंग कर सके, ये काम। उसके अलावा अगर कोई कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर का शिकार है और वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा है, तो उसको भी ओकेजनली इस तरह की ट्रेनिंग देना कि वो आगे जाके किसी न किसी एम्प्लॉयमेंट के साथ अटैच हो सके। ये सारा आपका वोकेशनल रिहैबिलिटेशन का काम है, जो कि इंडिपेंडेंट करता है आपको लिविंग ऑन कंज्यूमरिज्म में, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारी रिहैबिलिटेशंस हैं जिनका मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं किया, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू पे देती जाती हूँ। कार्डियक रिहैबिलिटेशन होती है जिसके अंदर हम सारे आपके कार्डियक के इश्यूज या आफ्टर कैबेज की जो सर्जरीज होती हैं जिसमें आपके कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग आ जाती है। उसके बाद जो आपका रिहैब प्रोग्राम होता है जो कि कार्डियक रिहैब कहलाता है, वो कार्डियक रिहैबिलिटेशन का हिस्सा है, कार्डियक रिहैबिलिटेशन कराता है। न्यूरोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन जिसके अंदर आपके स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं, आपके अल्जाइमर्स के पेशेंट्स हैं, पार्किंसंस के पेशेंट्स हैं, उनको उनकी जो है नॉर्मल लाइफ की तरफ रिटेन करना, उनकी फंक्शनिंग जो लॉस हो रही होती है उनको जो है सेव करना और उनकी स्किल डेवलपमेंट को इंक्रीज करना, सारा न्यूरोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन में आ जाता है। ड्रग रिहैबिलिटेशन, अगर कोई पेशेंट किसी वजह से किसी ड्रग के अडिक्ट हो रहा है, उसको उन सब चीज़ों से निकालना और उसको जो है उसकी नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके आना, वो सारी चीज़ें। अल्कोहल रिहैबिलिटेशन या किसी और चीज़ की जो आपके कैनब्स होते हैं या हेरोइन, इन सब चीज़ों के जो होते हैं जो ड्रग के साथ साथ अल्कोहल या आपके इसके एडिक्ट हो जाते हैं, उनकी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के लिए डिफरेंट जो है वो सेटअप्स लगाए जाते हैं जिनके अंदर उनको ट्रेन किया जाता है कि उनको इन चीज़ों से कैसे रेडिकेट करना है, वो सारे अल्कोहल रिहैबिलिटेशन में आ जाते हैं। उसके अलावा मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं जहाँ पे सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम किया जाता है और उनके जो है वो इम्प्रूवमेंट कराई जाती है, उनकी स्किल्स डेवलपमेंट देखी जाती है, उनकी कॉग्निशन पे काम किया जाता है और उनको उनकी लाइफ की तरफ वापस लाया जाता है। इसके अलावा स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन जो कि न्यूरोलॉजिकल का भी पार्ट है, लेकिन स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन एक खुद बहुत बड़ा पार्ट है जो कि हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कॉमन न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है और इसकी वजह से इसके रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो हैं वो अलग से भी डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि वहाँ पे उन सारे पेशेंट को ट्रीट कराया जा सके जो कि किसी भी वजह से स्ट्रोक का शिकार होते हैं, ठीक है। उसके अलावा वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन आपकी बैलेंसिंग के ऊपर काम कर रही होती है, जहाँ पे हमारा बैलेंस लॉस हो रहा होता है, तो वो सारी चीज़ें किस तरह से अचीव करना, दोबारा उन पेशेंट्स को जो है उनकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ की तरफ लेके आना। स्ट्रेस रिहैबिलिटेशन बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है स्ट्रेस, क्योंकि हमारे आजकल की इन्वायरमेंट इस तरह की होती जा रही है कि ऑटोमेटिकली हम ना चाहते हुए भी अपने ऊपर स्ट्रेस जो है वो लेते रहते हैं और उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं। तो उस सारे स्ट्रेसेस से आपको निकालना जो है वो स्ट्रेस रिहैबिलिटेशन का काम होता है। इसके अलावा ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, कोई भी आपका ट्रॉमा हुआ है जिसकी वजह से ब्रेन इंजर्ड हुआ है, उनकी रिहैबिलिटेशन। क्रिमिनल रिहैबिलिटेशन जो हमने पीछे भी बात की थी कि वहाँ पे उनको एजुकेशन के हिसाब से भी ट्रेन किया जाता है कि किस तरह से वो अपनी क्रिमिनल एक्टिविटी से दूर हो सकें या जो उनके अंदर नेगेटिविटी आ गई है उसको दोबारा पॉजिटिविटी के अंदर टर्न किया जा सके, ठीक है। ये देखिए डिफरेंट कार्डियोपल्मोनरी रिहैबिलिटेशन में किस तरह से वर्क होता है। मेंटल रिहैबिलिटेशन, वेस्टिबुलर के अंदर किस तरह से बैलेंस रिकवरी कराई जाती है, विजुअलाइजेशन और कोर स्ट्रेंथ कराई जाती है आपकी मसल्स की, और इसके साथ साथ ये एक आपका पार्ट है स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन का, ठीक। बेनिफिट्स क्या होते हैं अब रिहैबिलिटेशन कैन रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ अ ब्रॉड रेंज ऑफ हेल्थ कंडीशन इंक्लूडिंग डिजीज, एक्यूट और क्रॉनिक डिसऑर्डर्स, और ट्रॉमा, ठीक है। होता क्या है कि आपका रिहैबिलिटेशन जो है वो आपको बेसिकली क्या करा रहा है, वो आपको रिड्यूस कर रहा है ब्रॉड रेंज ऑफ हेल्थ कंडीशन से,
ठीक है। उसके साथ-साथ इट इज़ अ हाइली इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ हेल्थ केयर दैट कॉम्प्लीमेंट्स अदर हेल्थ इंटरवेंशंस सच एज़ मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशंस हेल्पिंग टू अचीव द बेस्ट आउटकम पॉसिबल। ठीक है, कोई भी पेशेंट आपका किसी भी मेडिकली या सर्जिकली किसी भी प्रॉब्लम का शिकार होता है, तो फिर उसको कॉम्प्लीमेंट कराना, उसको ऐसी हेल्थ इंटरवेंशंस देना जिसकी वजह से वो हेल्प आउट हो सके और बेस्ट आउटकम्स पॉसिबल जो उसके हो सकते हैं वो हम अचीव कर सकें। ये हमारे एक रिहैबिलिटेशन का बेनिफिट होता है। ठीक है, ये फिजिकल बेनिफिट्स हैं फिजिकल रिहैबिलिटेशन के, जिसमें इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी करता है, डिक्रीज पेन करता है, इंक्रीज मोबिलिटी करता है और स्ट्रेंथन करता है आपके मसल्स को। ठीक, इसी तरह से नी ब्रेसेस जो है वो रिहैबिलिटेशन के साथ अटैच होते हैं, जिसके अंदर हमारे पेशेंट्स की एबिलिटी को हम इम्प्रूव करते हैं कि वो किस तरह से अपनी नी की स्ट्रेंथ को वापस लेके आ सके। रिहैबिलिटेशन कैन ऑल्सो help to minimize or slow down the disabling effect of chronic health conditions such as cardiovascular disease, cancer or diabetes. उसके अलावा by equipping people with self-management strategies and the assistive product they require or by addressing pain or other complaint. ठीक है, अब क्या होता है कि आपका कोई भी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है, वो क्या करता है, मिनिमाइज करता है या स्लो करता है कौन से इफेक्ट्स को, किसी भी क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस के साथ जो इफेक्ट आ रहे हैं, जिसके अंदर आपके कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज आ जाती हैं, कैंसर के इफेक्ट्स होते हैं, डायबिटीज़ की वजह से हमारे पेशेंट बहुत सारे प्रॉब्लम्स का शिकार होते जाते हैं, जिसके अंदर वो अपनी सेल्फ मैनेजमेंट जो है वो सही तौर पर नहीं कर पाते। तो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम उनको इस सब चीज़ों के लिए जो है वो असिस्टिव प्रोडक्ट्स देता है कि वो किस तरह से जो है वो अपनी सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके अलावा उनको अगर किसी भी वजह से पेन हो रहा है या कोई और कॉम्प्लिकेशन आ रही है, तो वो उन सारी चीज़ों के ऊपर भी वर्कआउट करता रहता है और टाइम टू टाइम उन सारी चीज़ों को एड्रेस करता है और उनको कवर करता है। अच्छा जी, ये हमारे पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन के बेनिफिट्स देख सकते हैं आप, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि इनिशियली आपके लंग्स जो है वो किस तरह के डेड हैं, फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो बूस्ट अप हो रहे हैं और आखिर जो है वो लास्टली वो बिल्कुल बूस्ट अप हो जाते हैं। अच्छा, एक मिसकंसेप्शन की बात भी आ जाती है कि रिहैबिलिटेशन के लिए जो है ना, ये कहा जाता है कि ये जो है ना एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सिर्फ उन लोगों के लिए काम करता है जो कि लॉन्ग टर्म इम्पेयरमेंट्स का शिकार होते हैं। ऐसी कोई वजह नहीं है। अगर कोई बंदा किसी भी वजह से प्रॉब्लम का शिकार होता है, फॉर सपोज हमने बात की थी अभी पीछे कि हिप फ्रैक्चर होता है, उसके बाद हम उसको जो है वो केन का यूज़ बताते हैं, उसको मोबिलिटी किस तरह से करनी है वो बताते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी वो कोई लॉन्ग टर्म पे तो नहीं जाते हैं। बहुत ऐसा होता है कि पेशेंट मैक्सिममली 3 मंथ्स और 4 मंथ्स, 6 मंथ्स के अंदर रिकवर हो जाता है, कंप्लीटली अपनी लाइफ की तरफ वापस आता है। ठीक है? इसी तरह से ये भी नहीं होता कि सिर्फ जो फिजिकल इम्पेयरमेंट के पेशेंट्स हैं वो रिहैबिलिटेशन के लिए अटैचमेंट में आते हैं, ऐसा नहीं है। हमने पीछे बात करी कि बहुत सारे लोग हैं जो कि साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब होते हैं, कॉग्निटिव किसी इश्यूज़ के साथ होते हैं, स्वेलिंग के इश्यूज़ के साथ होते हैं, तो वो भी तो फिजिकली इम्पेयरमेंट में नहीं है ना, वो भी सारे रिहैबिलिटेशन का हिस्सा होते हैं और वो भी सब रिहैबिलिटेशन से बेनिफिट्स देते हैं। Rather, rehabilitation is a core part of effective healthcare of anyone with a health condition, acute or chronic impairment or injury that limits functioning and as such should be available for anyone who needs it. तो बात ये हुई कि आपका कोई भी पर्सन है जो कि किसी भी कंडीशन का शिकार हो रहा है, चाहे वो एक्यूट हो, चाहे वो क्रॉनिक हो, चाहे उसकी कोई इम्पेयरमेंट आ रही हो या कोई इंजरी हो जो लिमिटेशन ऑफ फंक्शनिंग दे रही है, वो सब लोग जो किसी भी वजह से किसी प्रॉब्लम का शिकार हो रहे हैं वो रिहैबिलिटेशन का पार्ट हो सकते हैं। ठीक है? हाँ, अब ये कुछ मिसकंसेप्शन है जो ड्रग एडिक्शन के रिगार्डिंग है, जहाँ पे लोग ये सोचते हैं कि मैं इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें लॉस कर जाऊँगा, अपना सारी चीज़ें जो है वो प्रॉब्लम का शिकार होऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, उन सब चीज़ों से भी निकल जाते हैं। इसी तरह से एक मिसकंसेप्शन ये भी आता है कि ऑल द फिजिकल थेरेपिस्ट आर सेम, ऐसा भी नहीं है। हर फिजिकल थेरेपिस्ट सेम टेक्निक्स पे काम ज़रूर करता है, क्योंकि टेक्निक्स को आप कभी से चेंज नहीं कर सकते। बट द इश्यू इज़ दैट कि एवरी ईच फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है हिज ओन स्किल्स, तो वो अपनी ओन स्किल्स पे काम करता है, टेक्निक्स वही लेता है लेकिन स्किल्स पे काम करता है। और इसी वजह से क्या होता है कि हर थेरेपिस्ट का वे ऑफ ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है और हर थेरेपिस्ट जो अपना एक अलग असेसमेंट क्राइटेरिया बनाता है, अपने अलग उस पर काम करता है। तो हो सकता है कि एक पेशेंट जो है वो एक थेरेपिस्ट से जो है वो सेटिस्फाइड और वहाँ से उसको अचीवमेंट अच्छी हुई हो और वो वहाँ से कंट्रोल केयर अच्छा पा रहा है, जबकि दूसरा पेशेंट जो है दूसरे थेरेपिस्ट से पा रहा है। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, हर थेरेपिस्ट जो है वो अलग होता है एक दूसरे से। ये नहीं कह सकते कि सब सेम होते हैं और सेम इस पे काम करते रहते हैं।
अच्छा जी, अब हम बात करते हैं रिहैबिलिटेशन टीम के मेंबर्स की। रिहैबिलिटेशन टीम के अंदर हर बंदा अपनी इंडिविजुअलिटी रखता है और एक अच्छी उसकी जो है कहना चाहिए इम्पोर्टेंस होती है। उसके अंदर आपके फिजियाट्रिस्ट आ जाते हैं, जो कि यूजुअली डायग्नोसिस के प्रोसेस के अंदर जो है वो वर्कआउट कर रहे थे। उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट आ जाते हैं जो कि आपको फिजिकली इम्पेयरमेंट से बचा रहे होते हैं। रिहैबिलिटेशन नर्सेज होती हैं जो आपको जहाँ जहाँ आपकी हेल्प की ज़रूरत होती है वहाँ पे काम कर रही होती हैं। डिफरेंट टाइप के थेरेपिस्ट होते हैं जो हम आगे भी देखेंगे। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आ जाते हैं उसके अंदर। सोशल वर्कर्स होते हैं जो आपको सोशली जो है इम्प्रूवमेंट देते हैं, सोशली आपको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, उसके अलावा स्पीच थेरेपिस्ट आ जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट आ जाते हैं, आपके ऑर्थोटिक्स प्रोस्थेटिक्स वाले आ जाते हैं, वोकेशनल काउंसलर्स होते हैं और अदर्स होते हैं जिनके अंदर कोई डिफरेंट डॉक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज़ आ जाती है कि अदर रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब अदर रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमारे एक आ जाते हैं ऑडियोलॉजिस्ट, जो कि हमारे हियरिंग एड्स के ऊपर काम करते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, वहाँ पे किस तरह की नीड होगी और हम वहाँ पे किस तरह के काम को अचीव कर सकते हैं। उसके बाद आपके आ जाते हैं बायो इंजीनियर्स। ठीक है, बायो इंजीनियर्स जो आपके होते हैं वो एक्चुअल में वो लोग होते हैं जो कि डिज़ाइन करते हैं आपके बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स को और डिवाइसेस को, या आर्टिफिशियल इंटरनल ऑर्गन्स अगर कोई आपको रिप्लेस करना है आपकी बॉडी के अंदर, या कोई डायग्नोस्टिक मशीन किस तरह की कोई प्रॉब्लम कर रही है, तो वो सारे काम आपके बायो इंजीनियर्स कर सकते हैं। उसके अलावा चाइल्ड लाइफ स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि आपके बच्चों की कहना चाहिए जो सोशल एक्टिविटीज़ होती है ना उनको इम्प्रूव कराते हैं, उनको एक दूसरे से कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, इन सब चीज़ों के ऊपर उनकी काम करते हैं। अब्रॉड के अंदर डांस थेरेपिस्ट का बहुत ज़्यादा कॉमन कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ डांस थेरेपिस्ट इतने ज़्यादा या बल्कि है ही नहीं। अगर हम देखा जाए तो हमारे रिहैबिलिटेशन टीम के अंदर मेजॉरिटी ऑफ टाइम डांस थेरेपिस्ट नहीं होते हैं। ठीक है, उसके अलावा डेंटिस्ट जो कि आपकी जो ओरल हाइजीन है उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। डाइटिशियन जो कि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, जो कि आपको बताते हैं कि किस तरह की डाइट आपके लिए बेस्ट होगी, किस तरह की डाइट आपके लिए बेस्ट नहीं होगी। ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट वेंडर, जाहिर सी बात है अगर रिहैबिलिटेशन टीम के प्रोफेशनल्स की हम बात करें तो हमें एक वेंडर भी चाहिए जो कि हमारे पास ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट्स को प्रोवाइडिंग कर सके और उसकी नकल हरकत पे या उसकी जो भी कुछ सही या उसकी कोई भी क्वेरीज आती हैं उसके ऊपर काम कर सके। उसके अलावा एंट्रोस्टोमल थेरेपिस्ट होते हैं। एंट्रोस्टोमल थेरेपिस्ट जो होते हैं ये वो थेरेपिस्ट होते हैं जो कि आपकी यूरिनरी और फीकल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम या इश्यूज आ रहे होते हैं तो ये वो ट्रेन नर्सेज होती हैं जो उसके ऊपर काम करती हैं। उसके अलावा ये वो नर्सेज होती हैं या वो थेरेपिस्ट होते हैं जो कि आपके पैग जो आपके स्टमक के साथ अटैच किया जाता है उसको उसकी हाइजीनिक कंडीशन और उसके अंदर किस तरह से जो है वो आपको फीड कराई जाएगी और किस तरह से उसको जो है वो यूज़ किया जाएगा, वो सारी चीज़ें सिखाते भी हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपका पेशेंट इस काबिल नहीं होता तो वो वहाँ पे हर वक्त मौजूद भी रहते हैं आपके जो भी रिहैबिलिटेशन सेंटर होगा जहाँ पे अगर आपका पेशेंट जो है वो एडमिटेड है। अब आप कहेंगे पैग पैग जो है वो आपको पता है परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी होती है। हम आपको आगे दिखाते हैं। देखिए ऑडियोलॉजिस्ट आपको नजर आ रहे हैं, आपकी हियरिंग पे काम कर रहे हैं, डायटिशियंस हैं, चाइल्ड लाइफ स्पेशलिस्ट हैं और इंट्रोस्टोमल थेरेपिस्ट हैं। आप देख रहे होंगे कि इसके स्टमक के ऊपर किस तरह से एक पैग अटैच है और वो किस तरह से उसको क्लीन अप और उसकी सारी सर्विसेज के ऊपर काम करती है। ठीक है, हिप्पोथेरेपिस्ट होते हैं आपके मैं अभी आपको इन सारे को आगे दिखाती हूँ क्या है। हॉर्टिकल्चर थेरेपिस्ट होते हैं। हॉस्पिटल बेस्ड स्कूल टीचर्स होते हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल के अंदर स्टे है या रिहैबिलिटेशन का कोई ऐसा सेंटर है जहाँ पे आप बैठे हैं तो आपका एक वहाँ पे हॉस्पिटल बेस्ड स्कूल टीचर भी होता है जो कि आपको गाइडलाइन देता है डिफरेंट टाइप्स की चीज़ों के लिए और डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताता है, करता है गाइड कि क्या आप ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते, या ये कि किस तरह की आपको चीज़ें सीखना चाहिए, क्या चीज़ें आपके लिए बेस्ट हैं, या किस तरह की न्यूज़ आपको सुनाए या आपको किस तरह से जो है वो थोड़ा सा ट्रेन करे। उसके अलावा आपके हाइड्रोथेरेपिस्ट होते हैं, कानिसियोथेरेपिस्ट होते हैं, मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेटिस्ट होते हैं जो कि आपके जितने भी आपके टीथ्स के प्रॉब्लम्स होते हैं उसके अंदर अगर कोई चीज़ आपको प्रोस्थेटिक के अटैचमेंट की नीड है तो वो आपके मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेटिक्स जो हैं वो उसको कवर देते हैं। म्यूजिक थेरेपिस्ट भी अब्रॉड के अंदर बहुत कॉमन है, लेकिन हमारे यहाँ जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं वहाँ पे जहाँ पे हम लोग कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ के साथ बच्चों के ऊपर काम करते हैं वहाँ पे म्यूजिक थेरेपिस्ट या म्यूजिक टीचर्स मौजूद होते हैं। खासकर उनका जो वोकेशनल का हिस्सा जो एरिया होता है वहाँ पे या आपका जो दूसरे चीज़ें वहाँ पे ताकि वो उन बच्चों को थोड़ी सी म्यूजिक के ज़रिए भी गाइडेंस दे सकें। ठीक है, उसके अलावा पोडियाट्रिस्ट होते हैं, रिक्रिएशनल थेरेपिस्ट होते हैं, अदर्स होते हैं। अब आप देखिए हिप्पोथेरेपिस्ट क्या होते हैं आपके। हिप्पोथेरेपिस्ट वो थेरेपिस्ट होते हैं जो कि आपके
हॉर्स के ऊपर राइडिंग कराते हुए आपके मसल्स को स्ट्रेंथनिंग कराता है। इसकी सबसे बड़ी जो कहना चाहिए बेनिफिट होता है वो ये होता है कि इसके ज़रिए आपका पेशेंट जो होता है ना, वो बैलेंसिंग की एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छे से अचीव करता है। इसके अलावा एक थोड़े दिन पहले रिसर्च हो रही थी, मैं उस रिसर्च कर रही थी व्हेन आई वाज़ इन डाउ। रिसेंटली मैंने डाउ से रिज़ाइन करके आपकी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया है। तो डाउ के अंदर जो है हम लोग काम कर रहे थे, जहाँ पे हमने एक इक्विपमेंट जो है वो हायर किया था, और वहाँ पे हम जो है पेशेंट्स को जो है वो डिफरेंट मसाज के ज़रिए जो है वो पेशेंट की ना बैलेंस की इम्प्रूवमेंट को देख रहे थे, ठीक है? जो कि हमारे सेरेब्रल पैल्सी के पेशेंट थे, जिनमें से कुछ वो पेशेंट हमने हायर किए थे जो कि खड़े हो सकें थोड़ी सी देर के लिए ना, और उनको हमने एक मशीन के साथ अटैच किया था जो कि मुस्तकिल जो है ना कहना चाहिए उसके अंदर जो मूवमेंट होती रहती है उसकी ना मुस्तकिल उसकी मूवमेंट की वजह से ना बच्चों की जो बैलेंसिंग है वो इम्प्रूव हो रही थी। तो इसी तरह से ये हिप्पोथेरेपिस्ट उस पे काम करते हैं, क्योंकि जब हॉर्स के ऊपर आप राइडिंग करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी मुस्तकिल जो है वो मूवमेंट पे आती है। तो ये भी इसी तरह से आपकी बैलेंसिंग के ऊपर काम करते हैं, जो कि आपकी बैलेंस एक्टिविटीज़ को और आपकी स्टैंडिंग को इम्प्रूव करा सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा आपके हॉर्टिकल्चर थेरेपिस्ट होते हैं। हॉर्टिकल्चर थेरेपिस्ट होते हैं जो आपको सेंस ऑफ स्मेल और आपकी ग्रीनरी और इन सब चीज़ों से अवेयरनेस करा के और उनके साथ अटैचमेंट करा के आपको डिफरेंट जो है वो अच्छी वो देते हैं, ताकि आपकी कॉग्निशन इम्प्रूव हो सके, आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस, आपका जो है कहना चाहिए अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, वो सब चीज़ों को इम्प्रूव कर सके। हॉर्टिकल्चर थेरेपिस्ट क्योंकि सेंस ऑफ स्मेल पे कराते हैं, ये एरोमा थेरेपी भी कहलाती है, जहाँ पे आप डिफरेंट टाइप की फ्रेगनेंसेस को जो है वो पेशेंट को जो है वो स्मेल कराते हैं और उसको अवेयर कराते हैं कि वो किस तरह से सेंस ऑफ स्मेल को जो है वो अचीव कर सके, ठीक। इसके अलावा आपके हाइड्रोथेरेपिस्ट होते हैं जो कि आपको अंडर वाटर एक्सरसाइज कराते हैं। अंडर वाटर एक्सरसाइज का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि वाटर बायोन्सी जो होती है ना, वो आपके वेट को जो है ना वो डाइवर्ट कर देती है, आपके वेट को जो वो कम कर देती है। इसकी वजह से क्या होता है कि आप इजीली मोबाइल हो सकते हैं, इजीली अपनी जो है ना मोबिलिटी जो है वो दे सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो एक्टिविटी होती है ना, एक्टिविटी लेवल या आपके जो है लिम्स की मूवमेंट जो है वो आसान हो जाती है। तो अंडर वाटर एक्सरसाइजेस करना एज कम्पेयर टू आउटसाइड वाटर जो है वो थोड़ा आसान होता है। तो हाइड्रोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो पेशेंट्स को वो पेशेंट जो कि अंडर वाटर जिनको ले जाया जा सकता है उनको लेके जाते हैं और उनको डिफरेंट टाइप्स की एक्सरसाइजेस प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके काइनेसियोथेरेपिस्ट होते हैं जो बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक्स के ऊपर आपको काम करा रहे होते हैं, जिसके अंदर आपकी टेपिंग भी आ जाती है, आपके डिफरेंट थेरेपेटिक एक्सरसाइजेस भी आ जाती हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं सामने स्लिंग्स को जिसको आप कह सकते हैं, जिसके अंदर आप हैंगिंग प्रोसेस के जरिए अपने पेशेंट्स की डिफरेंट एबिलिटीज़ को इम्प्रूव कराते हैं, जिसके अंदर बैलेंसिंग के इश्यूज़ भी आ जाते हैं, जिसके अंदर आपके मसल्स की स्ट्रेंथनिंग भी आ जाती है। ये सारी चीज़ें आपके जो है वो इस तरह के डिफरेंट टाइप के स्लिंग्स या और दूसरी टेक्निक्स के जरिए जो है वो काइनेसियोथेरेपिस्ट जो है वो इम्प्रूव कराता है। उसके अलावा आपके पोडियाट्रिस्ट होते हैं जो कि आपके फुट की हाइजीनिक कंडीशन के साथ अटैच रहते हैं, मुस्तकिल आपके फुट की कंडीशंस को, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो रहा हो या ये कि उस फुट के ऊपर जो है कोई उसको जो है स्कार या कोई प्रेशर सोर नज़र आ रहा हो, या किस तरह के इक्विपमेंट्स जो है वहाँ पे रिक्वायर्ड है, या ये कहना चाहिए कि किस तरह का फुटवियर उस पेशेंट को यूज़ करना चाहिए, वो सारे आपके जो पोडियाट्रिस्ट होते हैं वो सजेस्ट करते हैं और अपने पेशेंट को गाइड करते हैं कि वो किस तरह की फुटवियर को यूज़ करें। उसके बाद आप क्या जाते हैं रिक्रिएशनल थेरेपिस्ट। रिक्रिएशनल थेरेपिस्ट यूजुअली ग्रुप थेरेपी पर जो है वो काम करते हैं। वहाँ पे क्या होता है, लोगों को सोशली इंटरैक्शन दिया जाता है एक दूसरे के साथ और डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज कराई जाती हैं जो पूरे ग्रुप को कराई जाती हैं, ताकि वो एक दूसरे को देखते हुए उन सारी जो एक्टिविटीज है उनको परफॉर्म कर सकें और एक अच्छे प्रोग्राम के साथ जो है वो अपने जो है वो इम्प्रूवमेंट ले सकें, ठीक। उसके अलावा अब हम बात करते हैं एडवांस क्विज की। मैंने ये 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कि डिफिकल्टीज ऑफ लिमिटेशन फंक्शनिंग और द स्पेशलाइज क्या-क्या होती हैं डिफिकल्टीज ऑफ लिमिटेशन